प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ एनर्जी इकट्ठा कर लेता है, जिसको तंत्र में बोलते हैं शक्तियाँ इकट्ठा कर लेता है। और उन शक्तियों की वजह से उसके अंदर में कुछ खास पावर्स आते हैं। उसको तंत्र में क्या कहते हैं? सिद्धियाँ। अगर समझदारी से यूज़ किया, जैसे हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं जाने के लिए कहीं समझदारी से, तो एक आदमी का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, उसका एनलाइटनमेंट जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर उन सिद्धीज़ को कमर्शियलाइज कर दिया, कमर्शियलाइज समझते हैं, उसके ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश की, तो आपको इस कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में और ज़्यादा बांध देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अघोरा, द लेफ्ट हैंड पाथ। मैं अघोरी नहीं हूँ, मैं तांत्रिक भी नहीं हूँ, मैं एक तरह का योगी हूँ। आप कह सकते हैं मैं ज़िनोगी हूँ। जो सबसे मॉडर्न योगी हो सकते हैं वो मैं हूँ। एक तरफ मैं मेडिटेशन सीखता हूँ, सिखाता हूँ। मैं ज्ञान मार्गी हूँ। मैं भगवान को समझने की और पाने का कोशिश करता हूँ थ्रू सटल नॉलेज, थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ थॉट्स। लेकिन अघोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बचपन से ही बहुत डरावने लगते हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि ये एल्योरिंग लगते हैं, कि आपको लगता है कि उनके साथ अगर हम जुड़ पाएँ और उनका फ़ायदा उठा पाएँ तो हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अघोरी और नागा बाबा दोनों अलग होते हैं। मुझे नागास के बारे में ज़्यादा पता नहीं, बट अघोरी तो यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग। अघोरी क्या होता है, वो क्या करते हैं, इस तरह के ढेरों सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सीरीज़ आपको अघोरी बनाने के लिए नहीं है, समझने के लिए, ताकि आप फंसे ना। अगर आप सचमुच के अघोरी हैं तो आपके स्पिरिचुअल टीचर आपको मिल जाएंगे, एक अघोरी मिल जाएगा। अगर नहीं है तो ये एक 50,000 वोल्ट का तार है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक अघोरी विमलानंद नाम के बहुत ही फेमस नहीं थे, नाम के तांत्रिक थे, जो बॉम्बे में बहुत सालों तक तंत्र और अघोर को स्टडी किया। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को जितना हो सका निचोड़ा और उसको अपने एक डिसाइपल रॉबर्ट ई सोडा को बताया। रॉबर्ट सोडा कहते हैं कि जो कुछ भी मैं सीखा हूँ वो मेरे गुरु अघोरी विमलानंद, नाम बदल दिया गया है। अब क्या नाम है? उनका नाम कोई जानता नहीं है। अघोरी विमलानंद को कोई नहीं जानता कि असल में उनका नाम क्या था। उन्होंने जानबूझ के अपना नाम चेंज करा करके लिखवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी उनको डिस्टर्ब करे। तो रॉबर्ट सोडा कहते हैं कि मेरी जो कोई भी नॉलेज है वो मेरे गुरु के पास रहने से एक तरह की उनकी खुशबू मुझे मिल गई है। थोड़ी बहुत जो वो थे वो तो मैं कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है वो उनके साथ रहने से मिली है। रॉबर्ट कहते हैं तंत्र एक साइंस है पर्सनालिटी का। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक साइंस है और किस चीज़ का साइंस है? ये पर्सनालिटी का। आयुर्वेदा एक ऐसा विज्ञान है जो आपके आयु को बढ़ाता है। आयुर्वेद है। अष्टांग योग, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं पतंजलि योग सूत्र में, आपके स्पिरिचुअल नेचर को आपको रिवील करता है। जो भी आप स्पिरिचुअली हैं वो आपको जानने के लिए हेल्प करता है। लेकिन तंत्र जो हम यहाँ सीखेंगे अघोर में, वो एक तरह का माइंड का साइंस है। नॉर्मल माइंड है साइकोलॉजी, नॉर्मल माइंड की स्टडी है साइकोलॉजी, लेकिन माइंड के और गहरे लेयर्स की स्टडी को मेटासाइकोलॉजी बोलते हैं। तो वो भी तंत्र है। एक तरह से हम कह सकते हैं तरीका है अपने माइंड को एक्सप्लोर करना, और अपने माइंड का जो परसेप्शन है, जो आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, उस रेंज को बढ़ाना है। तो काफ़ी हद तक तंत्र ज़िनोगा जैसा ही एक्सपीरियंस देगा। ज़िनोगा में भी हम पढ़ते हैं ना, हमारी एक्सपीरियंसेस हाइटेंड हो जाती है। तंत्र में भी ऐसे कुछ होता है, लेकिन तरीका इसका अलग है। कहा जाता है एक स्टेट है इंसान की जो कि अनडिफरेंशिएटेड यूनिटी की है, जिसमें एक आदमी अपने आप को वन यूनिटी महसूस करता है आसपास की सब चीज़ों के साथ। इनफैक्ट आसपास नहीं, दुनिया की हर चीज़ के साथ वो वन महसूस करता है, और कहते हैं वही हमारी एब्सोल्यूट रियलिटी है।
जब तक वो नहीं होता तब तक हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। और जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस बॉडी को हम यूज़ करते हैं, वो एक रिलेटिव रियलिटी है। रियलिटी है लेकिन वो रिलेटिव मतलब झूठी, क्योंकि उसके अंदर में दो खास बीमारियां हैं इस ब्रह्मांड में, इस बॉडी में। अगर कोई मरे तो आप ताज्जुब मत किया करिए, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड की उस बीमारी से परेशान है। हमारी बॉडी वो परमानेंट नहीं है, हमारी बॉडी और ये ब्रह्मांड, और वो अनचेंजिंग नहीं है। क्या नहीं है? वो ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं बदलेगी, वो हमेशा बदलती रहती है। ये दो क्वालिटी हमारी बॉडी में है। ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वालिटीज़ हो सकती हैं और एट्रीब्यूट्स मतलब बारीकियां हो सकती हैं, वो सब इस यूनिवर्स का हिस्सा है और हम सब इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। अलग अलग जीव जंतु हैं, तो हमारे अंदर में भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स हैं। जब दो लोगों के बीच की लड़ाई होती है, बहस होती है, डिफरेंसेस होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे क्वालिटीज़ और हमारी एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। ये प्लीज़ पहचानिए। पर्सनालिटी क्या होती है? हमारे अंदर में एक चीज़ है, इसको आप ईगो कहते हैं। घमंड नहीं, वो माइंड जो चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई करता है उसको ईगो बोलते हैं। जब वो ईगो कुछ खास एट्रीब्यूट्स, कुछ खास क्वालिटीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। जैसे आपने कहा कि मैं बाल कटवा लूँ, टकला हो जाऊँ, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, तो वो टकला होने की इच्छा कहाँ से आई? वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट से आई। हम किसी खास टाइप का खाना खाते पसंद करते हैं, हम कुछ खास टाइप के रंग पसंद करते हैं, कपड़े पसंद करते हैं, खास टाइप के लोगों को पसंद करते हैं, वो सब एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारी पर्सनालिटी है। तंत्र कहती है कि जितने भी ब्रह्मांड में बीइंग्स हैं उन सब के अंदर में ईगो होता है और इसीलिए उन सब के अंदर में एट्रीब्यूट्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसको कॉस्मस कहा जाता है। उसके अंदर में भी अपनी खुद की एक अल्टीमेट पर्सनालिटी है। उसके अंदर में जो कुछ भी दुनिया में एक्सप्रेस हो सकता है उसको हम अल्टीमेट पर्सनालिटी कह सकते हैं। सुप्रीम एक्सप्रेशन, जब सब कुछ एक साथ एक्सप्रेस होता है, सुप्रीम एक्सप्रेशन, जो कुछ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका सब कुछ जब एक्सप्रेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मस। लेकिन उसी का एक और नाम है आदिशक्ति, देवी, आद्या। थोड़ा मुश्किल होगी। अगर ये कोई कहता है कि आदमी, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, पेड़ पौधों में, फूलों में, उन सब की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उन सब की अपनी अपनी इडियोसिंक्रेसीज होते हैं, मतलब सब अलग हैं, सबके अंदर में एक व्यक्तित्व होता है। ऐसा अगर हम कहेंगे तो आदमी बहस करेगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन सब में तंत्र के हिसाब से एक पर्सनैलिटी होती है। वो तो छोड़िए, ये तो आपको आंखों से दिखने वाली चीज़ है। बहुत सी ऐसी बीइंग्स हैं जो एम्बॉडीड है ही नहीं, जिनके पास हमारे जैसे शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर में पर्सनैलिटीज़ होती हैं तंत्र के हिसाब से। इसको अगर समझना है तो आप बीमारी को लीजिए, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से बीमारी भी एक तरह की पर्सनैलिटी की वजह से होता है। डिजीज़ एक तरह से आप कह सकते हैं, बीमारी एक बीइंग है, एक व्यक्तित्व है, लेकिन उसके अंदर में पैरासिटिकल इंटेंशंस है, मतलब वो आपके ऊपर चढ़ करके, आपके ऊपर आपका शोषण करके सर्वाइव करती है। कुछ बीमारियों के तो कलेक्टिव बॉडीज़ होते हैं, मतलब ढेर सारे अलग अलग इकट्ठा होकर के एक बॉडी बनाते हैं। जैसे कि वर्म्स, जैसे किसी को कीड़ा होता है तो अकेला कीड़ा नहीं होता, अगर एक आध सिंगल कीड़ा हो तो हम बीमार नहीं पड़ते। ढेर सारे कीड़े एक साथ हमारे पेट में या किसी बॉडी के ऑर्गन में आते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। तो वो उन बीमारियों का एक कलेक्टिव बॉडी है। या बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आपकी चींटियाँ या मधुमक्खियाँ, उनके पास भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है। एक ग्रुप ऑफ बीज वो एक दूसरे के साथ इतने परफेक्टली मूव करते हैं कि उन कह सकते हैं आप कि उनकी अपनी ग्रुप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। उनकी जो चेतना है एक सिंगल ग्रुप की एक है, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह की ढेर सारी बीमारियां हैं, उनके अलग अलग बॉडीज होती हैं। मान लीजिए एक बीमारी आपको अटैक करने वाली है और आपकी बॉडी की पर्सनालिटी अलग है और उस बीमारी की पर्सनालिटी अलग है। तो जो बीमारी है वो सबसे पहले आपके बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अपने कंट्रोल में लेगा। खाना खाना, सोना, फिजियोलॉजिकल मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो बॉडी करती है, किडनी का कंट्रोल, लिवर का कंट्रोल, बोन का कंट्रोल, जितने भी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं उसका पहले कंट्रोल अपने हाथ में लेगा वो बीमारी। वो कैसे लेगा? अब जैसे कोई इंसोम्निया है तो आपके ब्रेन में जो सेंटर है जो नींद दिलाता है,
उसको कमज़ोर कर देगा। अच्छा। हाँ, अगर कोई आदमी मर गया है और उसकी स्पिरिट किसी जिंदा आदमी के बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, आप जब उस आदमी को देखेंगे जिसके शरीर में किसी और की स्पिरिट घुस गई है, तो आपको नए वाले आदमी की हैबिट्स दिखाई देंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, बॉम्बे में एक भाई साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, वो बताते हैं कि उनके यहाँ एक लेडी थी और वो नॉर्मल लेडी घर के काम धाम करती थी, लेकिन जब उसके बॉडी में किसी और की स्पिरिट आ जाती थी, वो एक एक दिन में 80-80, 90-90 सिगरेट पीती थी। तो वो सिम्टम दिखाती है किसी और की स्पिरिट की। जो कोई भी इंट्रूडर है आपकी बॉडी में घुसता है, इलाज क्या है? जो भी बाहर की चीज़ है उसको बाहर फेंकना और आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी में रिटर्न कर जाना, वही आदमी फिर से बन जाना। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? तंत्र के जरिए आप अपने आप को कैसे और हेल्दी बना सकते हैं। हमारी अपनी खुद की इम्यूनिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फिजिकल लेवल पे हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स होनी चाहिए, ढेर सारी एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, इसलिए आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल लेवल, कि आपका माइंड कितना वेल इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब आपका IESM सही है कि नहीं, इंटेलिजेंस, इमोशन और सेक्सुअलिटी एकदम परफेक्ट हार्मोनी में है कि नहीं। अगर कोई आदमी का आई सेंटर कुछ और चाहता है, इमोशन कुछ और चाहता है, दोनों के बीच में लड़ाई है, तो आप ससेप्टेबल हो जाएंगे बीमार होने के लिए। और ऐसा आदमी फिर उसके ऊपर स्पिरिचुअल कंट्रोल, किसी और स्पिरिट का कंट्रोल भी बहुत आसानी से हो जाता है, बिकॉज आपका माइंड इंटीग्रेटेड नहीं है, कमज़ोर है। लेकिन तंत्र कहता है आप जितना अपनी बॉडी के साथ परफेक्टली आइडेंटिफाई करोगे उतना ही कम बीमार पड़ोगे। लेकिन आपको अपनी बॉडी का एक रूटीन बनाना होगा। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था उनका रूटीन क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब्ड होता है। उनकी खुद की पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं होती। यहाँ पर ईगो वर्ड ध्यान से समझिएगा। ईगो मतलब आप किस चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अहंकार, ईगो को हिंदी में बोलते हैं अहंकार। तो अहंकार मतलब किस चीज़ के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई एग्जांपल नहीं है? जैसे मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं कहता हूँ मैं ज़नोगी हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं अपना अहम को किसी एक फंक्शन के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके सेल्स फ्री हो जाते हैं। चूंकि एक ईगो का ग्रिप नहीं होता उन सेल्स के ऊपर, इसलिए सेल्स अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और वहीं पर अगर हमारे बॉडी का कोई सेल है वो रिबेल करता है, हमारे ईगो के अगेंस्ट रिबेल करता है, मतलब क्रांति करता है, लड़ाई करता है, और वो सेल बोलता है ना मैं ग्रो करूँगा, बॉडी की पर्सनालिटी गई भाड़ में, मैं खुद ग्रो करूँगा, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? कैंसर। चाहे प्रेडेटर, आपकी बीमारी बाहर से आ रही हो चाहे अंदर से आ रही हो, जो डिजीज है वो काम किस पे करती है? आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके अहंकार पे। लेकिन तंत्र का जो विजन है वो एकदम अलग है। हर इंसान बीमार है, जिसके पास भी लिमिटेड पर्सनैलिटी है, जो केवल अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता है, वो बीमार ही है। तंत्र के हिसाब से केवल वही लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। क्या है? स्व में स्थित स्वस्थ। स्व मतलब सेल्फ, ट्रू सेल्फ, जो टाइम, स्पेस और कॉजेशन के बियॉन्ड चले गए हैं। किसके बियॉन्ड? टाइम, स्पेस और कॉजेशन। कॉजेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया से। अभी फ़िलहाल बीमार होते हैं तो दवाई खानी पड़ती है, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, तो ये कॉजेशन है। अभी हम टाइम के अंदर बंधे हुए हैं, स्पेस में हम रहते हैं। जो बीइंग टाइम, स्पेस और कॉजेशन के बियॉन्ड चला जाता है वही फ्री है। और ऐसा आदमी इस कॉस्मस के साथ ट्रू हार्मनी में होता है, एक संबंध में होता है। और ऐसा आदमी का शरीर अंदर से परफेक्ट होता है और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी उसका एक परफेक्ट रिदम होता है। इसीलिए तंत्र में एक बड़ी खास चीज़ होती है जो कि योग में नहीं होती। कैसे आप अपनी लाइफ को बढ़ाएं, इसी लाइफ की उम्र को बढ़ाते जाएं। मान लीजिए मैं एक तांत्रिक हूँ, जो मैं नहीं हूँ मान लीजिए, तो मैं मरते समय जब मेरी मौत आ जाती है, इस बॉडी की मौत आती है, तो मैं इस बॉडी को छोड़कर किसी और की बॉडी में घुस जाता हूँ। वो एक तंत्र की प्रैक्टिस है। आयुर्वेद भी यही करती है कि आपकी उम्र को बढ़ाती है, लेकिन वो एक आदमी की उसी बॉडी की उम्र को बढ़ाती है। और योग क्या बोलता है? बोलता है इस बॉडी का तो फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस बॉडी को छोड़ करके फिजिकल, मॉलिकुलर से इलेक्ट्रॉनिक और फाइनली अपने आत्मन में जाके ठहर जाओ। और तंत्र क्या करता है? इस लिमिटेड पर्सनालिटी को रिप्लेस करके अनलिमिटेड के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो एक इंडिविजुअल हो सकता है एक ही लाइफ टाइम में एटर्नल ना हो सके, अमर ना हो सके, लेकिन अगर वो रास्ते पे रहे तो अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ एनर्जी इकट्ठा कर लेता है।
जिसको तंत्र में बोलते हैं शक्तियाँ, इकट्ठा कर लेता है और उन शक्तियों की वजह से उसके अंदर में कुछ खास पावर्स आते हैं। उसको तंत्र में क्या कहते हैं? सिद्धियाँ। अगर समझदारी से यूज़ किया, जैसे हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं जाने के लिए कहीं समझदारी से, तो एक आदमी का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, उसका एनलाइटनमेंट जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर उन सिद्धीज़ को कमर्शियलाइज कर दिया, कमर्शियलाइज समझते हैं, उसके ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश की, तो आपको इस कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में और ज़्यादा बांध देगा। इसलिए हम कल बात कर रहे थे ZBC में, जैसे ही आपके पास सिद्धियाँ आएंगी, आपको अपने आप को बचाना है। लेकिन एक तंत्र के रास्ते में तो सिद्धि के लिए ही बहुत से लोग काम ही करते हैं कि सिद्धि मिल जाए, तब उनको प्रूफ होता है कि हम हाँ एक तांत्रिक है। इसलिए एक बड़ा उल्टा रास्ता है। ज़नोगी बोलता है दुनिया सफरिंग है और सफरिंग से फ्री होने के लिए इस दुनिया को छोड़ देना है कॉन्शियसली। लेकिन एक तांत्रिक बोलता है ना, मैं तंत्र की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे जब सिद्धि मिलेगी तब मुझे पक्का होगा कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सच है। इसलिए बहुत से तांत्रिक भटक जाते हैं दोनों ही केस में, चाहे योग की स्टडी में चाहे तंत्र की स्टडी में। अगर आपको अल्टीमेट डेस्टिनेशन याद है कहाँ पहुँचना है, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, तो भटकने के चांसेस बहुत कम होंगे। यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मैं कहाँ जाने के लिए इस यात्रा को चालू कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है।